दिल्ली ब्लास्ट में सनसनीखेज खुलासा, डॉक्टरों के फोन में क्या क्या मिला, आतंकवादी बदल रहे हैं अपनी रणनीति, आमिर रशीद अली ने खोले बड़े राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आरोपी आमिर रशीद अली को 10 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कस्टडी में भेजा गया। रविवार को एनआईए की टीम ने मुख्य आरोपी उमर के साथी आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया था। जांच में यह पता चला कि आमिर और उमर ने ही मिलकर ब्लास्ट की पूरी साजिश रची थी। इससे पहले एनआईए ने आमिर राशिद अली को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेश किया था। उसको प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट के जज के सामने पेश किया गया और इस दौरान मीडिया को कोर्ट में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। मामले की सुनवाई और कोर्ट में औपचारिकता के बाद कोर्ट ने एनआईए को 10 दिन की कस्टडी दी है। अब आमिर से इस वारदात में शामिल दूसरे लोगों और पूरे प्लान के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। धमाके में इस्तेमाल हुई हुंडई i20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। जांच में यह भी सामने आया कि आमिर रशीद अली जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और उसने हमलावर डॉक्टर उमर नबी के साथ मिलकर धमाके का पूरा प्लान तैयार किया था। डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर था। जांच एजेंसी के मुताबिक आमिर दिल्ली में उस कार की खरीद में भी शामिल था जिसे इस धमाके में इस्तेमाल किया गया। एनआईए की फॉरेंसिक जांच में कार में मारे गए ड्राइवर की पहचान पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी के रूप में की गई। ये पता चला कि डॉक्टर उमर नबी इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लिए लंबे वक्त से फिदाइन हमलावर की तलाश में था और उसने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सुसाइड बॉम्बर के इस्तेमाल पर जोर दिया। श्रीनगर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के कांजीकुंड से जासिर उर्फ दानिश को हिरासत में लिया, जिसने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात कुलगांव की एक मस्जिद में टेरर मॉड्यूल के सदस्यों से हुई थी। जासिर ने ही यह बताया कि उसे फरीदाबाद के पास एक किराए के मकान में ले जाकर उसका ब्रेन वॉश किया गया और डॉक्टर उमर ने उसे फिदाइन हमलावर बनाने यानी सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश की। हालांकि जासिर इससे पीछे हट गया क्योंकि इस्लाम में सुसाइड हराम है। इसका उसने हवाला देते हुए इस पूरे साजिश से अपने आप को दूर कर लिया। एनआईए ने डॉक्टर उमर से जुड़े एक और गाड़ी को भी जब्त किया है और उसकी जांच की जा रही है। अब तक एजेंसी ने 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें विस्फोट में घायल लोग भी शामिल हैं। एनआईए, दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर जांच कर रही और भी कई एजेंसियां एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। विस्फोट में शामिल दूसरे लोगों की पहचान के लिए सुरागों की तलाश जारी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था, घटना से जुड़ी सभी संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है क्योंकि विस्फोट के कारण और मकसद का पता लगाने के लिए कई एजेंसियां जांच में शामिल हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी गतिविधि यानी अधिनियम यूएपीए की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की दूसरी संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लाल किला ब्लास्ट की जो जांच कर रही हैं, उन जांच एजेंसियों की अगर बात की जाए तो 18 से 20 जांच एजेंसियां इस पूरे मॉड्यूल की जांच कर रही हैं और एक साथ यहां पर कोऑर्डिनेशन के साथ इसको अंजाम दिया जा रहा है और इसको लीड कर रहे हैं खुद अमित शाह और एनएसए डोभाल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कितने गंभीर है। यानी वो किसी भी कड़ी को कह रहे हैं कि चूकनी नहीं चाहिए और देश के जिस हिस्से में भी किसी भी जांच एजेंसी को जाना है, कोई भी पुलिस टीम जानी है तो वो जा सकती है और उस जांच की कड़ी को जोड़कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और जल्द ही रिजल्ट पर पहुंचा जाए कि आखिर कैसे युवाओं को इस पूरे मामले में फंसाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। जम्मू कश्मीर के शांत माहौल को बिगाड़ने और सुरक्षा बलों की नजरों से बचने के लिए आतंकी संगठनों ने ये साजिश रची। दहशत और धमाके के लिए अब ऐसे युवाओं को टारगेट यानी कि मोहरा बनाया गया जिनका अलगाववादियों से कोई कनेक्शन या क्राइम हिस्ट्री ना हो। सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों के लिए भी ये साजिश एक नई चैलेंज, नई चुनौती बनकर उभरी है। सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल में अब तक की गिरफ्तारियों और इनसे पूछताछ के आधार पर यह एक अलग तरह का पैटर्न भी सामने आया है। डॉक्टर आदिल राथर और उसके भाई डॉक्टर मुजफ्फर राथर और डॉक्टर मुजम्मिल गनई जैसे आरोपियों का कोई पिछला क्राइम रिकॉर्ड या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वो शामिल नहीं थे। इन कट्टरपंथी युवकों के परिवार के सदस्यों का भी किसी अलगाववादी या आतंकवादी संगठन से
कोई कनेक्शन नहीं था। यहां तक कि दिल्ली विस्फोट मामले में कार चला रहे डॉक्टर उमर नबी का भी कोई पिछला क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। उसका परिवार भी इस मामले में बेदाग रहा। भरोसे की आड़ में छिप रहा सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल। सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने इस मॉड्यूल के पीछे जम्मू कश्मीर या सीमा पार पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी सरगनाओं की एक नई सोची समझी चाल को उजागर किया है। जांच अधिकारियों की माने तो ये किसी के लिए भी सोचना अकल्पनीय होगा कि डॉक्टरों का एक ग्रुप आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा। इसी भरोसे की आड़ में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल अपना चेहरा छिपा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक संगठनों का यह षड्यंत्र 2 दशक पहले देश विरोधी गतिविधियों से बिल्कुल अलग है। 2000 की शुरुआत से लेकर 2020 तक आतंकी भर्ती में ऐसे युवाओं को प्रायोरिटी दी जाती थी जो पहले से ही किसी न किसी तरह से आतंकवाद से जुड़े होते थे। इस बीच आतंकवादियों के फोन से भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन खुलासों से भी जांच एजेंसियां हैरान हैं। सोशल मीडिया पर फैलाया जाल। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को आतंकी डॉक्टर उमर नबी के मोबाइल फोन से चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों का साफ कहना है कि वो सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती करता था, उन्हें धीरे धीरे कट्टरपंथी विचारों की ओर ले जाता था और जैश-ए मोहम्मद से जुड़े स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि उमर नबी खासतौर पर ऐसे नौजवानों को निशाना बनाता था जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और जो पढ़े लिखे थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सुरक्षा एजेंसियों को इन पर शक ना हो। दोस्ती के जरिए कट्टरपंथ की शुरुआत। उमर ऑनलाइन लोगों से मिलता, उनसे दोस्ती करता और फिर धीरे धीरे उन्हें चरमपंथी सोच की ओर धकेलता था। एजेंसी को कई ऐसे लोगों की जानकारी मिली है जिनसे वो संपर्क में था और जिनसे वो प्रभावित करने की कोशिश भी कर रहा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि उसने हरियाणा में भी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे उसके नेटवर्क के विस्तार का संकेत मिलता है। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में मुख्य रूप से पढ़े लिखे प्रोफेशनल शामिल किए जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉक्टर आदिल राथर, डॉक्टर मुजफ्फर राथर और डॉक्टर मुजम्मिल गनई जैसे लोग शामिल हैं। तीनों का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ था। डॉक्टर उमर नबी, जिसने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट भरी कार चलाई थी, उसका भी कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला। एनआईए को 12 डॉक्टरों की तलाश। अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच में साजिश की परतें लगातार खुलती जा रही हैं और हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से मिली जानकारी के आधार पर मॉड्यूल के 1 दर्जन डॉक्टरों की तलाश है। जानकारों का यह भी कहना है कि लाल किले धमाके के बाद टेरर मॉड्यूल और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इन डॉक्टरों के फोन बंद हैं। अब तक पुलिस करीब 10 दूसरे डॉक्टरों से पूछताछ भी कर चुकी है। फिरोजपुर झिरका से 2 और डॉक्टर गिरफ्तार। फिरोजपुर की झिरका से डॉक्टर मोहम्मद और नूह से डॉक्टर रिहान और पुन्हाना के सुनहेड़ा गांव से डॉक्टर मुस्तकीम को भी पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जांच में पुलिस को पता चला है कि डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े लोगों का मुजम्मिल, फरार मुजफ्फर और उनका विदेशी हैंडलर कश्मीर को दारुल इस्लाम बनाने और शरीयत या शहादत के नारों के बहाने ब्रेन वॉश करते थे। यहां तक कि बम धमाके से पहले भी उमर विदेशी हैंडलर के संपर्क में था, जिसे शरीयत या शहादत के लिए उकसाया गया। डॉक्टर मुजम्मिल के 30 अक्टूबर को गिरफ्तार होने के बाद से ही पाकिस्तानी हैंडलर का सीधा कनेक्शन डॉक्टर उमर के साथ हो गया और उसने बम धमाके तक लगातार उससे सोशल मीडिया वीडियो कॉल पर बातचीत की। लाल किला विस्फोट की जांच में फोरेंसिक जानकारों को शुरुआती जांच में पता चला है कि अमोनियम नाइट्रेट और ट्राइसीटोन ट्राइपरॉक्साइड के मिश्रण में यह धमाका किया गया। TATP शक्तिशाली केमिकल है जिसकी खरीद पर काफी पाबंदियां हैं। धमाके में करीब 35 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल भी किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा से भी पूछताछ की है, जो आदिल के संपर्क में थी और अनंतनाग में पढ़ाई कर चुकी है। पूछताछ के बाद प्रियंका शर्मा को छोड़ दिया गया। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के लाल किले में हुए बम विस्फोट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 जिलों में फिर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने विशेष रूप से जमाते इस्लामी को निशाने पर लिया। यानी अभी भी जमात, इससे पहले जो शुरुआती जांच जब हो रही थी
तब जमात के 500 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और कम से कम 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी। इन्हें हिरासत में भी लिया गया था। बाद में आधे लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन जिनके अलगाववादियों से संगठन से या आतंकवादी संगठनों से कनेक्शन थे उन्हें अभी भी हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है। यानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, हरियाणा, पंजाब, हर जगह को खंगाला जा रहा है। महाराष्ट्र में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार जो फोन की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही है उसमें जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, उसी आधार पर जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। तो एनआईए पुलिस टीम और दूसरी जिलों की पुलिस के साथ जो कोऑर्डिनेशन के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को दोबारा से यहां पर इस्तेमाल किया गया है उसने जांच एजेंसियों के भी पैरों तले जमीन खिसका दी है और जांच एजेंसियों के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि इस पूरे नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए। इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।